Everybody, I am Sanjeev Chauhan, MPD में आपका स्वागत है. We have already completed many things, many topics in physics. We are going through the quick physics, fast and concise manner and precise manner of general science, which is helpful to you. Also, we have completed units and dimensions, mechanics, gravitations, properties of matters, heat. We have just completed in last lecture, and right now we are going through simple harmonic motion and waves. We are keen to complete this soon within a less time. Let's learn simple harmonic motion and waves. Okay. Pendulum simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? कोई चीज एक सिंपली एक मोशन में मूव कर रही हो पेंडुलम की तरह, जैसे वॉल होती है, पेंडुलम वॉच होती है जिसमें बॉब होता है जो मूव करता रहता है. आपका ये बताता है कि आपका सेकंड है, सेकंड का काटा नहीं होता, वो पेंडुलम मूव करता रहता है. हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम के फॉर्म में पढ़ेंगे. क्वेश्चन आ गया तो बता देते हैं. पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय सस्पेंडिंग अ स्मॉल बॉल कॉल्ड बॉब फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग स्ट्रिक. ये बॉब है, ठीक है. बॉब एक वेटेड मटेरियल है जो एक स्ट्रिंग के थ्रू लटकाया गया है और ये पेंडुलम की तरह मूव करेगी. एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां लेफ्ट जाएगी फिर राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी. एक स्ट्रिंग से कोई भी हम सिक्का या कोई बॉल हम स्ट्रिंग से बांध देते हैं, क्रिकेटर जब प्रैक्टिस करते हैं बैट से, वो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है. वो पेंडुलम की तरह हम उसे मान सकते हैं. हमने मोटा मोटा पेंडुलम बता दिया, पेंडुलम क्या होता है, ठीक है. लेकिन अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉजिकली, ये देख लेते हैं. If a simple pendulum is suspended in a lift descending down with acceleration, then time period of pendulum will increase. If lift is ascending, then time period of pendulum will decrease. क्या होगा अगर आप लिफ्ट में पेंडुलम लेके खड़े हैं, ठीक है ना, लिफ्ट में पेंडुलम लेके खड़े हैं, लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, तब पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा. मतलब जितनी स्पीड से वो ऐसे ऐसे हो रही थी उससे ज्यादा स्पीड से वो लेफ्ट और राइट जाएगी. मतलब स्पीड स्लो होगी और टाइम पीरियड बढ़ेगा. जब आप लिफ्ट में नीचे जा रहे होते हैं, किसी बॉल को थ्रेड से पकड़ के आप जाएंगे और ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वो उसकी आप देखेंगे कि उसका जो टाइम पीरियड है बढ़ गया. टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब स्पीड कम हो गई, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है. ये एक एग्जांपल है, एक लॉजिक. का भी क्वेश्चन इसके फॉर्म में आ जाए कि कोई इंसान लिफ्ट में लेके जा रहा है पेंडुलम को, तो पेंडुलम की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? स्पीड स्लो होगी. टाइम पीरियड कम होगा ज्यादा होगा? टाइम पीरियड ज्यादा होगा. अब वही लिफ्ट ऊपर जाने लगे वापस, ठीक है ना, तब पेंडुलम का टाइम पीरियड जो मूवमेंट है, हार्मोनिक मोशन है उसका, वो कम होगा. मतलब वो तेजाई से लेफ्ट राइट हो रहा होगा पेंडुलम. ये एक लॉजिक रहा है, ठीक है. आप ये याद रख लीजिएगा, लिफ्ट में अगर हम नीचे जाते हैं तब टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब स्पीड डिक्रीज होती है. वहीं हम लिफ्ट में ऊपर जाएंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी, तब स्पीड बढ़ेगी. अब ये क्यों होगा आप समझ लीजिए. लिफ्ट में जा रहे हैं, पेंडुलम पकड़े पकड़े या फिर कोई स्ट्रिंग थ्रेड एक बॉल से कनेक्ट है. क्यों होगा? देखिए यहां पे बॉल सेंटर में है, यहां पे लगेगा आपका ग्रेविटेशन mg, बॉल का वेट, बॉब का वेट और उसका ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का उसे खींच रहा होगा, तो यहां पे mg वेट लगेगा. लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तब वेट यहां भी लगेगा और इस तरफ भी लगेगा. वो अपनी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करने के लिए उस पर खिंचाव आएगा और साथ में यहां पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये स्पीड से वापस जाएगी और यही चीज यहां पे होगी और ये स्पीड से इधर आएगी. दोनों तरफ से यहां गई तो स्पीड से नीचे आने की कोशिश करेगी, ऊपर गई तो स्पीड से नीचे आने की कोशिश करेगी. तो mg फोर्स लग रहा होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन. साथ में कंपोनेंट लग रहा होता है उसको खींचने का, वो इस तरफ लग रहा होता है. लेकिन जब हम लिफ्ट में नीचे होंगे तो ये मास इनटू ग्रेविटेशन कम लगेगा, लेस होगा, उसका वेट कम फील होगा. तो जो ओरिजिनल मास है उससे अपरेंट मास कम फील होगा बॉल का. इस कारण से ये बहुत हल्की हो जाएगी और आराम से धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव कर रही होगी. मतलब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और टाइम पीरियड ज्यादा लेगी जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी. अगर ऐसे ही करें हम, ऊपर जा रही होगी लिफ्ट, तो वेट और बढ़ रहा होगा, इसका मास ग्रेविटेशन और इंक्रीज हो रहा होगा. तब क्या होता है, इसकी टाइम पीरियड लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और ये बहुत जल्दी लेफ्ट और राइट होने लगेगी. मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा फास्ट होने लगेगा. ये आप एक कंसेप्ट रहा है फिजिक्स का, ये याद रख लीजिए. कभी लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टफ पूछ लिया जाए, तब बता दिया जाएगा. असेंडिंग ऑर्डर में उसका टाइम पीरियड कम होगा, मतलब वो तेज लेफ्ट टू राइट होगी. क्यों? क्योंकि उसको एकदम से खींचने के लिए वो जल्दी जल्दी यहाँ आने की कोशिश करेगी इक्विलिब्रियम, और ये यहां से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी, ठीक है. इफ अ लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर कोई लिफ्ट ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा रही है, मतलब लिफ्ट का वायर ही टूट गया, लिफ्ट अपने आप
तेजाई से नीचे जाने लगी, जैसे लिफ्ट फेल हो गई अपने आप नीचे तेजाई से जाने लगी, तब क्या होगा, तब पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब उस पर कोई वेट ही नहीं लग रहा होगा। पेंडुलम एक फ्री फॉल बॉडी की तरह होगा, वो आराम से हवा में लहराता हुआ लेफ्ट जाएगा और आराम से लहराता हुआ राइट जाएगा, तो मतलब उसका इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। जो चीज 1 मिनट में हो रही होगी वो कई घंटों में भी हो सकती है, ठीक है। चंद्रमा पे भी यही होता है, चंद्रमा पे हमारा ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन में, तब पेंडुलम की जो जब ग्रेविटी ही कम होगी तो जो ओरिजिनल मास जो अर्थ पे लग रहा होगा उसका mg, वो कंपोनेंट जब चंद्रमा पे लगे तो ग्रेविटी g कम हो जाएगा, तो फिर वो आराम से उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, वो भी स्लो मूव कर रही होगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये रहेगा पेंडुलम के केस में, हमेशा याद रखिए चंद्रमा पे पेंडुलम की स्पीड फास्ट स्लो रह जाएगी और उसका मूवमेंट लेफ्ट राइट ज्यादा रहेगा, ठीक है। हमने आपको मून अर्थ के कंपैरिजन बता दिया। जुपिटर पे कितना होगा पेंडुलम, जुपिटर पे वो ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड बहुत कम होगा, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा उसका, जितना फास्ट मूवमेंट होगा टाइम पीरियड उतना कम लगेगा, जितना स्लो मूवमेंट होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा लगेगा। हमने आपको मोटा मोटा बता दिया एक्सेलरेशन पेंडुलम के केस में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं पेंडुलम्स का केस कैसा होता है थोड़ा सा, ठीक है। क्यों, अब हमको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बता देते हैं। ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। जब आप क्रिकेट में बॉल स्ट्रेट रखी होती है, आप हिट करते हो तो बॉल उधर जाती है स्पीड से, ठीक है, लेकिन वो वापस जल्दी आती है। क्रिकेट की बॉल जब हिट करते हैं उधर तेजाई से आती है, लेकिन वापस और डबल स्पीड से आएगी। तब क्या क्या कहा था, क्रिकेट की बॉल जब वापस आती है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। कभी आप बॉल टांग के खट खट कर करके प्रैक्टिस करते हैं, बैट का वो स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तब आपको फील होगा वापस काइनेटिक, वापस उसकी स्पीड जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी काइनेटिक एनर्जी, और वापस और फिर जैसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा पेंडुलम के केस में ऊपर जाते वक्त के डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, और वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते वक्त के इंक्रीज होगा। अब यही बॉल वापस जी से डी की पोजीशन पे गई, मतलब वापस आ रही ग्रेविटेशन पुल के कारण, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब मोशन मूवमेंट वेलोसिटी ज्यादा होगी। जो चीज ऐसे जा रही है ना, जब वापस आपकी तरफ आएगी तो तेजाई से आएगी। आप इस बार करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमने आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको थोड़ा सा पेंडुलम की बात बता दी है। अब इसी के साथ हम आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता देते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी पड़ी है तो फिर वही पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी से तो इंक्रीज हो रही थी वापस आने में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों, पी क्या होता है, पी होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, एल्टीट्यूड। ऊंचाई पर है यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन जब नीचे की तरफ आएगी ना तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मतलब हाइट से कम हाइट पे आ रही है, मतलब h कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। फिर वापस ऊंचाई की तरफ जा रही है बॉल, हमने ऐसे हिट करी तो बॉल ऊपर जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसकी इंक्रीज होती जा रही है P, ठीक है। ऐसे इधर होगा, इधर नीचे की तरफ आ रही है तो डिक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत हो जाएगा। जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी ना उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा, वापस आने की उसमें ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए उसे कहते हैं ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। हमने आपको ये भी थोड़ा सा बता दिया पेंडुलम के केस में। वेव्स, व्हाट इज वेव्स, क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, एक वाइब्रेशन होता है, एक एनर्जी होती है वेव, ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ये होती है वेव्स। ये क्या है, ये है वेव्स जो आप देखते हो, वेव्स के फॉर्म में पढ़ते हो। साइनोसोडल वेव्स, डिजिटल वेव्स तो खैर नहीं होती, साइनोसोडल वेव्स होती है, ऐसे ऐसे मूव करती है वेव्स। समुद्र में जो लहरें आती है वो भी वेव्स ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी वेव्स ही है। A wave is a disturbance which propagates energy from one place to other without the transport of matter. मैटर नहीं जाता है, एक ने धक्का दिया, वो तो मैंने किसी को धक्का दिया, वो उछल के उधर गिरा, मैं तो यही हूं ना, वो उछल के उधर गया, उसने किसी और को धक्का दिया, वो उछल के उधर गया, मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं यहां आया, फाइनली हम एक ही जगह पे रहे लगभग लगभग, लेकिन एनर्जी यहां से वहां तक चली गई। रस्सी को हमने ऐसे ऐसे करा तो रस्सी का जो पार्टिकल वो गया नहीं, उसमें एनर्जी इधर से उधर वेव्स के फॉर्म में निकल गई, ये होती है वेव्स, ठीक है ना। एक डिस्टर्बेंस होता है विच प्रोपोगेट, जो चलता है एनर्जी के फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। वेव्स दो तरह की होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, समझ जाइए, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो ऊपर नीचे ज्यादा हो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। एक और पार्ट होता है, एक और फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये थोड़ा एडवांस है, आज का दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चल रही है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट दोनों के कंपोनेंट हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स देख लेते हैं अपन,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा अपन ने, ठीक है, मतलब मोटा मोटा उसकी टाइप देखे, ऐसी होती है मैकेनिकल वेव्स। ये जा रही है वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स, ये थोड़ी ऐसे ऐसे होने लगेगी ना तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगी, और ये लंबे में जाने लगेगी ना तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। तो मैकेनिकल वेव्स कितने तरह की होती है? दो तरीके की, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। लिख लीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है, नहीं तो पॉज करके याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों हो, जिसके पार्टिकल के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, ठीक है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे कहते हैं, हमने इमेज के फॉर्म में आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे थे अपन, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव इज अ पीरियोडिक व्हिच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव पीरियोडिक वेव होती है, ठीक है, जो जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। इतना याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव्स में इसमें एक मीडियम लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीडियम नहीं लगता है। मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इसको प्रोपोगेट करने में, चलाने में, फैलाने में, दौड़ाने में, प्रोपोगेशन में। मैकेनिकल वेव्स में पीरियोडिक होती है, पीरियड के एक पीरियड बनाती है, एक फिक्स पीरियड बनाएगी मूवमेंट का, इतना यहाँ है तो इतना है, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होती है, ये प्रॉपर पीरियड बनाएगी, पीरियोडिक होती है। और इसको जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, बिना किसी मटेरियलिस्टिक मीडियम के मूव नहीं कर सकती। ट्रांसवर्स वेव्स देख लेते हैं, इसका एक टाइप होता है मैकेनिकल वेव्स का। When the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of the propagation of the wave is known as the transverse wave. Light is an example of transverse waves. ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के, प्रोपोगेशन के, प्रोपोगेट इधर हो रही हो लेकिन पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसा हो रहा हो लेकिन जा उधर रहा है फिर भी, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। कोई इमेज है तो देख लेते हैं, ये रही ट्रांसवर्स वेव्स। पार्टिकल यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, ठीक है, ऐसे करते करते वो वहां पहुंच गया, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसने इसको धक्का दिया, उसको धक्का दिया, उसको धक्का दिया, उसको धक्का दिया, धक्का देते 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 वहां तक पहुंच गया, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल दोनों का एक तरफ है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करा, उधर पार्टिकल उस तरफ ही मूव करा, ठीक है। इसमें क्रेस्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है ना उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे को जाती है उसे कहते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ, दोनों में होगी वेवलेंथ। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में से कितना डिस्टेंस पर है पार्टिकल का मूवमेंट, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। कितना एम्पलीट्यूड है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक साइकिल, एक पूरी वेव बने, कंप्लीट करे, एक क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ बनाए, उसे कहते हैं वन साइकिल, ठीक है। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। एक्सिस से, उसकी डायरेक्शन प्रोपोगेशन की एक्सिस से कितनी दूर तक जाता है पार्टिकल, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमने आपको दोनों बता दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे अभी तो हमने आपको ट्रांसवर्स के बारे में बताया था। ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल क्या है? लाइट। लाइट जो होती है ना इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ये ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देख लेते हैं। When the particle of the medium vibrate along the direction of propagation of the wave, then the wave is known as the longitudinal wave. जब पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो मीडियम है उसका जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करे प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की डायरेक्शन में वाइब्रेट करें तो वो वेव्स कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। प्रेशर वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। पानी में जो रिपल होता है ना, ऐसे ऐसे पानी लहराता है, वो सब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। हमने आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों पढ़ा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख लेते हैं, क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की जरूरत पड़ती है, और इसका मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों में मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां भी मीडियम है और ये उसके दो टाइप है, तो मीडियम तो रहेगा ही। लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। साउंड वेव्स इज द ट्रांसवर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्रेशर इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये याद रख लीजिए, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन मूव करता है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, याद रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती मूवमेंट के लिए, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट दीज वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, ठीक है। ये वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड वेव्स
एक्चुअली ये लाइट रेज नहीं बोलेंगे, इसको विजिबल लाइट बोलेंगे। विजिबल लाइट अलग चीज है, विजिबल लाइट वेव्स, विजिबल वेव्स जो है, विजिबल पार्ट होता है। विजिबल वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव वेव्स, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स टाइप्स। ये थोड़ा ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं, ठीक है ना, ये भी, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। इसका एक ही टाइप होता है, ट्रांसवर्स टाइप। इसके दो टाइप नहीं होते। मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स टाइप एंड लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही टाइप होता है, ट्रांसवर्स टाइप। लेकिन मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इसमें मीडियम नहीं लगता, ठीक है, याद रख लीजिए। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड के लिए सॉलिड लिक्विड गैसेस चाहिए ही चाहिए। वेव्स का एक चार्ट देख लेते हैं, छोटा मोटा। वेव्स, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने दो पढ़ाई, मैकेनिकल पढ़ाई आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाई। मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल वेव्स कैसी होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वाटर वेव्स होती है। पानी में जो लहर वेव्स बनती है वो वाटर वेव्स ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है वाटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल लाइट जो है, लाल पीली रोशनी जो हमें आसमान से दिखती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। चार्ट में हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। वेवलेंथ तो बता ही दिया था आपको, पहले तो हमने आपको वेवलेंथ बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ सिमिलर टू दोज ऑफ ओशियन वेव्स। समुद्र की लहरों, समुद्र में जो वेव्स आती ना, उसमें ऊंचाई पे गया तो क्रेस्ट हो गया, अंदर घुसा समुद्र तो ट्रफ हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, ये रही वेवलेंथ। ये देखिए वेवलेंथ का हमने आपको पढ़ाया, वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच में। ये समुद्र की लहरों जैसी होती है, समुद्र की लहरें नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वेवलेंथ सब जगह होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और मैकेनिकल में भी। अब आती है फ्रीक्वेंसी की बात। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रेस्ट दैट पास अ गिवन पॉइंट विद 1 सेकंड इज डिस्क्राइब्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वन वेव और साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड हर्ट्ज। सबसे पहले वेव्स के बारे में बताया किसने था? हेनरिच हर्ट्ज ने बताया था। हेनरिच हर्ट्ज में सबसे पहले वेव्स के बारे में बताया था। उसी के बेसिस पे, हर्ट्ज के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट रखी गई ना, वो भी हर्ट्ज है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वन साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल पर टाइम पीरियड में कितनी साइकिल हो रही है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक पूरी साइकिल, ये पूरी एक वेव कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? ये एक सेकंड, फिर दूसरे में भी एक सेकंड, तीसरे में भी एक सेकंड, ऐसे कितने सेकंड्स में करी? एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस करी? एक साइकिल कंप्लीट करी तो एक, कई बार 10 साइकिल एक सेकंड में हो जाती है, तो एक सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट करी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। जो कम समय में ज्यादा साइकिल कंप्लीट कर ले उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जो ज्यादा समय ले एक साइकिल कंप्लीट करने में, साइकिल्स कंप्लीट करने में, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एक फॉर्मूला हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है अपनी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, सी क्या है? कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। मतलब एक सेकंड में कई साइकिल्स पार करने की जो कैपेसिटी है वो कम वेवलेंथ वालों में होगी। इसकी वेवलेंथ कम, जिसके क्रेस्ट आसपास होंगे, जो क्रेस्ट बहुत पास पास होंगे ना, वो मतलब ज्यादा, एक सेकंड में ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ कम हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम हुई, वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हुई। फ्रीक्वेंसी को एनर्जी के फॉर्म में भी मेजर किया जाता है। तो कोई कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, बार बार ज्यादा कर लेता है काम, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लिख लीजिएगा। हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये फिगर जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते ही बनता है। ये फिजिक्स का फेमस पार्ट रहा है क्वेश्चन बनने में, सर पकड़ लेते हैं, लोग आंसर नहीं लगा पाते सही से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरी रेडिएशन है, हमने आपको बताई थी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 चीजें होती हैं। एक होती है रेडियो वेव्स, एक मिनट इधर पार्ट आएगा, कलर कौन सा लें, ठीक है। एक होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। एक होती है माइक्रोवेव्स, एक होती है इंफ्रारेड, एक होती है विजिबल लाइट, एक होती है अल्ट्रावायलेट, एक होती है एक्सरेज, एक होती है गामा रेज, ठीक है। अब देखिए इधर तेजाई से ऐसे 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 हो रहा है, बहुत कम
समय में बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ क्या क्या लिखूंगा, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां लिखूंगा लो फ्रीक्वेंसी, यहां लिखूंगा लो फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा समय ले रही है एक साइकिल को कंप्लीट करने में, तो ये लो फ्रीक्वेंसी है। कम समय ले रही है खूब सारी साइकिल को कंप्लीट करने में, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी कम है, ठीक है। वो हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी, वो हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। अब हमने आपको बोला था फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब इस एरिया में वेवलेंथ क्या है, कम है, और इस एरिया में वेवलेंथ कितनी है, ये रही वेवलेंथ, ये ज्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा का कितनी लंबी वेवलेंथ है, और यहाँ पे कितनी छोटी वेवलेंथ है, ठीक है। ये वेवलेंथ कितनी छोटी है, और ये वेवलेंथ देखिए कितनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ जा रही है, ठीक है। ये वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती है, रेडियो, टेलीविजन, छतरी लगी होती है ना बड़ी बड़ी, वो सब रेडियो वेव्स का काम करती है। सैटेलाइट जो है वो रेडियो वेव्स का काम करती है। हम सबको रेडियो वेव्स के थ्रू जो सब कुछ मिल रहा होता है। माइक्रोवेव खाने में, रडार, रेडिएशन, रडार रेडियो माइक्रोवेव्स का यूज करता है। रडार को रेडियो वेव्स मत समझ लीजिएगा, रडार मतलब माइक्रोवेव्स। टेलीफोन भी माइक्रोवेव्स का काम करता है। आजकल तो रेडियो वेव्स पे भी काम करने लगा है, और कोई ऐसे सिग्नल, छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं वो माइक्रोवेव्स पे काम करते हैं। वो वेव्स जो माइक्रो, लेकिन वे माइक्रो नहीं होती, वेवलेंथ उनकी बहुत लंबी होती है। इंफ्रारेड, एवरी ब्लैक बॉडी रेडिएट्स इंफ्रारेड, हमेशा गर्म चीजें बाहर छोड़ती है, किसके फॉर्म में, इंफ्रारेड में। हमारी अर्थ शाम को जब रेडिएशन करती है 5 बजे के बाद, हीट को वापस भेजती है तो इंफ्रारेड के फॉर्म में भेजती है, ठीक है ना। ये रही इंफ्रा, जो हीटर होते हैं ना, वो हीट कैसे ट्रांसमिट करते हैं, इंफ्रारेड के फॉर्म में। ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर, रेडिएटर्स, ये सब इंफ्रारेड के फॉर्म में होते हैं। विजिबल लाइट, जो सारे कलर हम देख रहे हैं ना, विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये वही, यही लाइट है जो हम देखते हैं। सिर्फ 7 लाइट है रिकॉग्नाइज, विबग्योर, ये वॉयलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेड। इसको पलट दीजिए तो ये ऐसे दिखेगा, विब ग्योर, ये ऐसे देखा, विबग्योर, विबग्योर इसी को ही बोलते हैं। कलर कोडिंग के हिसाब से करी गई है, ऐसे होती है विबग्योर, ये ऐसे पहले वॉयलेट आएगा, फिर इसको उल्टा करके अपन देखते हैं तो विबग्योर बोलते हैं। मेक्स थिंग्स एबल टू सीन, हमें जो कलर्स दिखते हैं ना वो सिर्फ यही कलर्स दिखते हैं, और इसी के मिक्सचर दिखते हैं, इसीलिए हम कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। कलर तो आपने देखो 25 तरीके के कलर होते हैं, ठीक है। पेंट पुतवाने जाओ तो 100 तरीके पेंट के कलर दिखा देगा, वो इस सारे इन्हीं विबग्योर 7 कलर से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वॉयलेट है वी। अल्ट्रावायलेट, उसका हैवी वर्जन अल्ट्रावायलेट, ये रेड है, इसका इंफीरियर वर्जन ये रेड, ये अच्छा रेड है, इसका हल्का वाला वर्जन इंफ्रारेड, इंफीरियर रेड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। इसके बाद आता है एक्सरे, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसीलिए ये पास, एक्सरे की मशीन पास लाके, दूर बैठे आधी किलोमीटर दूर इंसान का एक्सरे थोड़ी ले लूंगा, 10 मीटर दूर इंसान का एक्सरे थोड़ी ले लूंगा, 1 मीटर दूर के ही तो ले पाऊंगा। इसीलिए एक्सरे मशीन का जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा होती है, हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारी हड्डियों की जांच कर लेती है। यूज्ड टू व्यू द इनसाइड द बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स, एक्सरेज, गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्टर से पाई जाती है। सबसे पहले कैंसर यही करेगी, न्यूट्रॉन स्टार जब बर्स्ट होता है ना, ब्लैक होल में पाई जाती है गामा रेज, बहुत इफेक्टिव होती है। यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल, कैंसर के, सॉरी कैंसर नहीं करती, कैंसर के जो सेल होते हैं उसे मारने के लिए गामा रेज का बहुत इस्तेमाल किया जाता है कई जगह। गामा रेज बहुत हार्मफुल होती है, थोड़ा दूरी रहिएगा कभी दिख जाए तो। हमने ये मोटा मोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स पढ़ा दिए। कितने तरह के टाइप्स होते हैं, 7 तरीके के टाइप्स होते हैं, और इसी के अंदर एक टाइप होता है विजिबल लाइट, जिसके खुद के 7 कलर होते हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरफ जाएंगे तो इंफीरियर रेड, उस तरफ जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट। वॉयलेट का हैवी वर्जन अल्ट्रावायलेट, रेड का इंफीरियर वर्जन तो इंफ्रारेड। फिर धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जाती है और ये होता रहता है, ठीक है। टेलीस्कोप भी इंफ्रारेड पे काम करता है, जो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, वो इंफ्रारेड पे काम करता है। इंफ्रारेड क्या होती है, इंफ्रारेड क्या बहुत लंबे तक ट्रैवल करती है, हमारी अर्थ से इंफ्रारेड निकलती है, बहुत दूर तक जाती है। इंफ्रारेड से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज लाल है, इसका मतलब वो बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। ये हमने आपको ये बता दिया। एक बार विजिबल लाइट का भी हमने आपको समझा दिया, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हमने फ्रीक्वेंसी बता दी। अब वेवलेंथ जो है ना, वो इस रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है, वो इतनी ज्यादा होती है ना, 3
यहां पे 300 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। ये माइक्रोवेव्स 300 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है और रेडियो वेव्स 300 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। इन दोनों के बीच 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव्स की एक वेव कितनी लंबी होती है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे होती है। मतलब कुछ रेडियो वेव्स तो इतनी बड़ी होती है कि अगर वो वेव्स छोड़ी जाए ना तो एक साइकिल, मतलब एक वेव ही, सिर्फ एक वेव बिना ऐसे हुए सिर्फ माउंट एवरेस्ट को कवर कर ले। बताया जाता है कुछ वेव्स तो इतनी बड़ी है जो प्लैनेट के बराबर होती है, अर्थ को भी ढक ले। एक वेव, एक सिंगल वेव अर्थ को नाप के पार निकल जाए। मतलब सिर्फ इतनी सी वेव्स, एक इतनी सी वेव्स में एक प्लैनेट आ सकता है। फिर ये ऐसे साइनसॉइड होंगे, फिर ऐसे ऐसे कई प्लैनेट ले लेगी। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ इतनी ज्यादा भी होती है, बताया जाता है। ठीक है ना, हमने आपको मोटा मोटा थोड़ा सा ये बता दिया। कभी आपसे पूछ लिया जाए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा वेवलेंथ किसकी ज्यादा, इंफ्रारेड की, विजिबल लाइट की, अल्ट्रावायलेट की, एक्सरेज की। तो अल्ट्रावायलेट मत लगा लेना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा इंफ्रारेड की। वैसे तो रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है, लेकिन आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे तो वेवलेंथ ऐसे जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये फिगर रट्टा मान लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ताकि आप आंसर लगा पाए। आइए, हमने ये तो पढ़ लिया, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देख लिया है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में थोड़ा और देख लेते हैं क्या था। आपसे पूछ लिया जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ये, ठीक है, 300 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। मतलब यहाँ पे होगा 300 किलोहर्ट्ज और यहाँ माइक्रोवेव पे खत्म हो रही है 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ बढ़ती है। तो यही कम्युनिकेशन पूरा चैनल होता है इसी फ्रीक्वेंसी में। 4G होता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE, एंड 5G होता है 5th जनरेशन। ये दोनों इसी पे ही अप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि 300 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। यहीं वाईफाई चलते हैं, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स के बीच के में ही जीपीएस भी, रडार भी माइक्रोवेव्स वगैरह में काम करते हैं। और रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो FM चैनल्स होते हैं, डिजिटल टीवी होती है, जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं, वो कम हर्ट्ज पे काम करते हैं, कम फ्रीक्वेंसी पे, तो वो रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए पड़ेगी तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल हो जाएगा। 5G भी 3 तरीके से होता है, लो, मिड, हाई। हाई जो है ना वो यूएसए और यूरोप में चलते हैं। मिड आपके कुछ ऐसी कंट्री, रशिया, चाइना, एशियन कंट्रीज में चलते हैं। लो अफ्रीकन कंट्रीज में 5G का इवोल्यूशन रहा है, वहां पे रहता है। इंडिया में भी जब 5G लॉन्च होगा तो लो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे लॉन्च होगा। ठीक है, ये जो लॉन्च हुआ है वो लो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे ही हुआ है, मतलब उसकी वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है। 3 तरह के 5G, लो, मिड एंड हाई। हाई हम तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, कभी हाई पहुंचेगा भी तो हम उसको 5G प्लस कह देंगे। ठीक है, उसके बाद तो इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सेस, गामा रेज हमने आपको बताई थी। ये इंपॉर्टेंट आपको बस हमें स्पेक्ट्रम में ये भी बताना था कि जो मोबाइल के नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिकेशन, वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स दोनों के ही फ्रीक्वेंसी है, दोनों की ही रेंज लेनी पड़ती है हमको। ठीक है, ये रहा, हम इस पर थे। अब आते हैं थोड़ा विजिबल लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने विबग्योर तो आपको बता दिया था, अब विजिबल लाइट की भी रेंज देख लेते हैं और डीपली अंदर जाके कैसी होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल लाइट रेंज होती है, इसे विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। विजिबल लाइट की रेडिएशंस विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। रेडियो वेव्स हमने आपको बताया था, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल लाइट। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा रेज है, फिर कॉस्मिक रेज भी होती है। इसके बारे में जानकारी कम है कॉस्मिक रेज के बारे में, ये और ज्यादा हाई एनर्जेटिक होती है। ये जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त कॉस्मिक रेज निकली थी, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, तब की बात है। ठीक है, अब हमने आपको विजिबल स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रॉड किया जाए तो ये वॉयलेट, ये इंडिगो, ये आपका ब्लू हो गया, ये आपका ग्रीन हो गया। ठीक है, ये आपका येलो हो गया, ये आपका ऑरेंज हो गया, और ये आपका रेड हो गया, मतलब ये आपका रेड हो गया। ठीक है, विबग्योर यहां पे काम करता है, मतलब विजिबल लाइट के जो 7 बैंड्स है लाइट्स के, वो ऐसे हैं। आपसे पूछ लिया जाए विजिबल लाइट फाइंड्स इन ऑन विच लोकेशन, इट इज अवेलेबल इन बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। इट्स लोकेशन इज बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में पाई जाती है विबग्योर। ठीक है, ये हो गया आपका विबग्योर का पार्ट। अब इसकी अगर हम वो वेवलेंथ देख लें और एनर्जी देख लें, मतलब फ्रीक्वेंसी देख लें, एनर्जी को हमने कहा था हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, वहां से अगर यहां जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है और एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। आपसे पूछ लिया जाए किस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है हर्ट्ज में, और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है हर्ट्ज में। इसका मतलब ये है कि आपको रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हुई और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम हुई।
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसलिए रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो मतलब हमें रेड लाइट आसानी से दिख जाती है एज कम्पेयर टू वॉयलेट लाइट की। इसीलिए सिग्नल्स पर रेड लाइट का यूज़ करा जाता है, और जितने भी टेलीस्कोप्स हैं वो भी रेड लाइट को हुई कंसर्न करते हुए टेलीस्कोप बनाते हैं, रेड लाइट को रिसीव करते हैं। इससे पता चल जाता है कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि रेड लाइट बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसीलिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भले ही कम हो लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। इसे रेड लाइट ही टेलीस्कोप पे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज हमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब रेड लाइट वाले ही टेलीस्कोप, रेड लाइट रिसीवर वाले टेलीस्कोप यूज़ करने पड़ते हैं। कई लोग तो इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, और अच्छी रेड लाइट जो इन्फीरियर रेड हो उसको पकड़ने का। आजकल कई टेलीस्कोप इंफ्रारेड पे ही काम कर रहे हैं, एडवांस टेलीस्कोप से हो गए हैं। ठीक है, ये हमने जो आपसे लाइट के बारे में पूछा है कि लाइट की किस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, किस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ वेवलेंथ कम है, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हमने आपको बता दिया, कभी क्वेश्चन बन जाए आप पे इस तरीके तो आप बता सकते हैं। अब प्रिज्म की बात कर लें थोड़ी सी। ये विबग्यो और ये 7 लाइट्स के बैंड्स हैं वो हमें कैसे मिले। अगर आप व्हाइट लाइट्स डालेंगे कभी प्रिज्म में तो 7 रंग दिखाएगा। वो 7 रंग कुछ रंग नहीं होंगे, वो 7 रंग ये ही रंग होंगे। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट। वॉयलेट सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर होगा। ठीक है, वॉयलेट ज़्यादा बैंड होगा, रेड कम बैंड होगा। ठीक है, ये बनते हैं आपके 7 कलर्स प्रिज्म में। व्हाइट लाइट पड़ते ही ग्लास प्रिज्म 7 कलर्स देगा। और आपसे ये भी बता दें, अगर सारे रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना है प्री में, तो व्हाइट लाइट बनती है। ऑल कलर्स व्हेन कंबाइंड इट प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, इट प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट, और व्हेन ऑल कलर्स आर कंबाइंड इट प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट। इस सारे कलर को जोड़ के व्हाइट लाइट मिलती है। ग्लास प्रिज्म आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब वो करना है तो कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या मिलता है। अब कलर्स कैसे पहचानते हैं हम, हमें लाल रंग क्यों दिखता है, हमें ब्लू क्यों दिखता है, हमें ग्रीन क्यों दिखता है। देखिए, जब ऊपर से जब लाइट आती है ना, सारी लाइट्स आती है, व्हाइट लाइट्स आती है। एक्चुअली सन की तरफ से जो लाइट्स आती है वो व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट सारी लाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब ये सारी लाइट रेड सरफेस पे पड़ती है तब हमको ये सारी लाइट दिखती है। इंद्रधनुष में कोई भी कलर बादलों का नहीं होता, तो इसलिए हमें सीधे के सीधे 7 रंग दिखते हैं। अगर हम इंद्रधनुष के पीछे या क्लाउड्स के पीछे हम अगर व्हाइट शीट, रेड शीट लगा दें तो हमें रेड कलर ही दिखेगा, पूरे सारे कलर्स नहीं दिखेंगे रेनबो के। ये एक बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का, ये हर किसी को पता नहीं रहता, हम आपको बता दें। अगर रेड पट्टी के ऊपर कलर गिरेंगे तो हमें रेड कलर ही दिखेगा। ग्रीन लीव्स हमें क्यों दिखती है कि ग्रीन का कलर क्लोरोफिल के कारण रेड ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का, तो जिसके कारण हमें वो लाइट जब उसमें पड़ती है तो हमें ग्रीन कलर ही दिखते हैं, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें लिखा है ना, रेड शीट पे डाला तो रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ हमारी आंखों की तरफ, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए तो हमें सिर्फ रेड ही दिखा है, सारे कलर्स कट जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल ब्लू कलर बहुत हार्मफुल माना गया, ब्लू लाइट इमिशंस को बहुत ज़्यादा डेंजरस माना गया आंखों के लिए, कैटरैक्ट के लिए। तो कई बार ब्लू फिल्टर्स आते हैं, मोबाइल में आपके स्क्रीन में ब्लू फिल्टर्स लगे होंगे। आपके क्या कहते हैं, लेंसेज जो होते हैं, ब्लू कट लेंसेज। जो मेरा जो लेंस है ना, जो चश्मा पहना हूँ वो ब्लू कट लेंस है, वो ब्लू लाइट को मेरी आंखों पे पड़ने नहीं देता, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ने देता, अननेसेसरी बैंडविड्थ को काट देता है वो। ठीक है, ये रहता है। पहले जो फोटोक्रोमेटिक लेंस आते थे वो बहुत इफेक्टिव कलर्स को कम कर देते हैं। कंप्यूटर बैठने वाले लेंसेज अलग आते हैं, वो भी आपके ब्लू लाइट कलर्स को कम कर देते हैं। इसलिए ब्लू कट या ब्लू लेंसेज जरूर पहने जो आपकी ब्लू लाइट को काट देते हैं, हटा देते हैं हार्मफुल। इससे आंखों के कैटरैक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों ब्लू कलर के कारण इतना डेंजरस माना गया ब्लू कलर को, क्योंकि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ब्लू मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ये जो 3 पट्टियां हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ज़्यादा होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स होगी रेज, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होकर अंदर एनर्जेटिक होगी। एनर्जेटिक होने के कारण हमारे जो पार्टिकल्स हैं आंखों के, जो हमारी लेयर्स हैं वो खराब हो सकती है, हमारी रोशनी में इफेक्ट कर सकता है। हमें हाई एनर्जी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें लाइट चीज़ चाहिए, स्मूथिंग और सूदिंग वाली चीज़ें चाहिए, जिससे हमारी आंखें ठंडी रहे, नॉर्मल रहे। इसी कारण से हम ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज करते हैं, ब्लू कट लेंसेज का यूज करते हैं। ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लू लाइट को देखना मना करा जाता है, ज़्यादा देर ब्लू लाइट्स को मत देखिए, आंखें खराब हो सकती है। रेड लाइट के केस में ऐसा नहीं है, रेड लाइट इतनी इफेक्टिव नहीं होती आंखों के केस में। वैसे तो सारी लाइट ज़्यादातर दिक्कत ही करती है, कम ही देखें तो बेहतर है। साउंड की बात कर लेते हैं। हमने साउंड पे हल्का सा पढ़ा था, मैकेनिकल वेव्स होती है साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में हमने साउंड को पढ़ा था। ठीक है ना, हमने आपको बताया था ये साउंड क्या है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स का टाइप है। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, हम ऐसे कह सकते हैं। साउंड वेव्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स साउंड होता है। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से साउंड होता है। मुझे आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, क्या है आपके मोबाइल के स्पीकर से जब मेरा वॉइस निकल रहा होता है ना, तो वो जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। वो फिर बगल वाले को वाइब्रेट करते हैं, वो अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है, फिर वो अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है। ऐसे ही वाइब्रेशन का सीक्वेंस शुरू हो जाता है, जिस कारण से हमारे कान तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, साउंड के रूप में हमें उसे पहचान मिलती है।
यही होते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलते हैं। एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वाइब्रेशन क्या, वो वाइब्रेट हुआ तो दूसरे को क्यों वाइब्रेट कर रहा है, वो अपनी वाइब्रेशन एनर्जी उसके में डाल रहा है। तो ऐसे पार्टिकल्स का मूवमेंट, मतलब कोई पार्टिकल इधर से उधर नहीं हुआ है, वो पार्टिकल अपनी जगह हिला, बस उसने बगल वाले को हिला दिया तो वो भी हिल गया। इस कारण से साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, आप तो बस इतना पता करेंगे, इज एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस। कभी पूछ लिया जाए साउंड के ऊपर प्री में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू पे, तो आप बता देंगे एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल में होती है साउंड की लाउडनेस जो होती है ना, वो डेसिबल में मेजर होती है, ठीक है ना। इसलिए साउंड की आपसे यूनिट पूछ लिया जाए क्या होती है, डीबी, डेसिबल, ठीक है। इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ द साउंड इज लोएस्ट, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए किस मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे कम होगी। साउंड एक मैकेनिकल वेव्स है, इसको मीडियम चाहिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसको मीडियम चाहिए मूवमेंट के लिए। किस जगह साउंड मूव करेगा, किस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा साउंड का, मतलब किस में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी या सबसे कम होगी। लोवेस्ट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, 3 मीडियम होते हैं। इन तीनों में साउंड की स्पीड क्या होगी, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड में, फिर थोड़ी कम होगी लिक्विड में, और गैसेज में तो सबसे कम होती है स्पीड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में फिर कम, फिर गैसेज में। मतलब अगर स्पीड की बात करी जाए तो सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड मीडियम में सबसे कम होगी, और गैसेज मीडियम में और भी कम होगी। तो इसका आंसर है द स्पीड ऑफ द साउंड इज लोवेस्ट इन गैसेज। ये याद रख लिया। अगर कल को हाईएस्ट पूछ लिया जाए तो आप आंसर लगाओगे सॉलिड, ये दोनों लिख लीजिएगा। यही क्वेश्चन है, यही बनता है, यही आएगा, आया तो साउंड पर। तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हमने आपको कराया है। ऑडिबल नॉन ऑडिबल साउंड की बात करी जाए, सुनने वाला साउंड और नहीं सुनने वाला साउंड, सुनने लायक साउंड। ऑडिबल रेंज, नहीं सुनने वाला ना, जिसको हम सुन नहीं पाए वो नॉन ऑडिबल होता है, और जो हम सुन पाए उसे कहते हैं ऑडिबल। कहते नहीं, जब जूम मीटिंग होती है या फिर मीट पर होते हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, कहता है आर यू ऑडिबल, यू आर ऑडिबल विथ मी, मतलब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज। देखिए इंसान के जो कान होते हैं ना, वो एक लिमिट तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज मानी गई है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये क्वेश्चन आता था, ये ईजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ही सस्ते और छोटे एग्जाम में आया तो आया, नहीं तो आएगा भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलते फिरते कोई आपसे बात करे घर परिवार में तो आप इतना तो बता सके कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज साउंड की रेंज होती है ह्यूमन ईयर के लिए। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इंसान सुन सकता है। चिल्ड्रन तो जब छोटे होते हैं ना तो 25 किलो हर्ट्ज का भी साउंड सुन सकते हैं। 25 किलो हर्ट्ज कहते हैं, जरा से डिस्टर्बेंस में वो उड़ जाते हैं कई बार। कुत्ते भी 25 किलो हर्ट्ज के साउंड सुन, खरगोश तो और ज़्यादा 40 किलो हर्ट्ज का तक का साउंड सुन सकता होगा, ठीक है। जिसकी ईयर कैपेबिलिटी, ठीक है ना, ऑडिबल रेंज को पहचानने की, सुनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के साउंड को सुन लेते हैं। डॉग्स 25 हर्ट्ज तक का सुन सकता है, ठीक है। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम्स लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हमें क्या है, बुढ़ापे में कम सुनाई देने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए हम ज़्यादा ईयर बिकम लेस, हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की चीज़ें नहीं सुन पाते बुढ़ापे में। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रा साउंड। 20 हर्ट्ज से कम के जो साउंड्स होते हैं उनको इंफ्रा कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 20 हर्ट्ज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड एंड इंफ्रा साउंड। 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को इंफ्रासोनिक, इंफीरियर साउंड कहा जाता है, कम रेंज का साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा के को सुना जाता है अल्ट्रा साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। वेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रा साउंड, ठीक है। जो वेल्स और एलिफेंट्स है ना, ये वेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रा साउंड रेंज। इंफ्रा साउंड रेंज में ही वेल्स एंड एलिफेंट्स काम सुन पाते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं ये लोग, मतलब। तो आपस में भी इतना ही साउंड सुन पाते हैं। वेल्स और एलिफेंट्स की बात करी जाए, समुद्र में जो वेल्स होती है उसकी आवाज़ में करके आवाज़ निकलती है, वो उनकी आवाज़ होती है, वो पानी के अंदर इंफीरियर साउंड ही प्रोड्यूस करती है। एलिफेंट्स भी इंफीरियर साउंड ही, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत कशकश, मतलब बहुत दिक्कत वाला साउंड होता है ना, जो चुभता है आँखों में, वो सारे इंफीरियर साउंड्स ही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। जो 20,000 से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है ना, उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जो हमने आपको बताया था। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइसेस। अल्ट्रासाउंड कौन प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन्स अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है, बैट्स अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे वो मूवमेंट करता है, वो लाइट के अल्ट्रासाउंड फेंकता है, वापस रिफ्लेक्ट होकर उसकी तरफ आते है, उससे पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितना है, शिकार कितनी दूर है, पेड़ कितनी दूर है। पोर्पोइसेस भी डॉल्फिन का एक पार्ट है, एक टाइप है, एक ऑर्डर है डॉल्फिन का ही। तो डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइसेस अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इको क्या होता है, कोई चीज टकरा के बार बार वापस आए, कानों में पड़े, उसे कहते हैं इको हो रहा है। रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन इको का अंत होता है। परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन स्टॉप इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। कभी पूछ लिया जाए रिवर्बरेशन क्या है, कोई साउंड बार बार सुनाई दे रहा है, फिर वो बंद धीरे धीरे कम होने लगे। आवाज़ जैसे किसी हॉल में आप, रिवर्बरेशन नहीं होता, किसी हॉल में आप चिल्लाते हैं तो आवाज़ गूंज के आती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो रिपीट होते होते कम हो जाती है, उसे कहते हैं रिवर्बरेशन।
ये हो गया आपका रिवर्बरेशन। हमने आपको साउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, बस 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज जरूर याद रखिएगा, बाकी चीज़ें भी याद रखिएगा। वो है अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया था, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशंस। अल्ट्रासाउंड और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हमने आपको बताया था, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है ना, वो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। पनडुब्बियाँ इसका यूज़ करती सबमरीन्स। Frequencies higher than 20 kilohertz are called ultrasonic sounds or ultrasounds. Ultrasound is produced by animals such as dolphins, bats and porpoises. हमने आपको बताया था। इसके एप्लीकेशंस क्या है? इसके एप्लीकेशंस बहुत जगह है। पानी के अंदर गहराई, लंबाई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ा जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को छोड़ा जाता है। इससे पता चल जाता है कितनी दूर है दूसरी सबमरीन। साथ ही साथ मेडिकल में भी बहुत काम आता है। अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग में भी काम आता है। कोई पाइप्स अंदर को बहुत इंटीरियर को है और वहाँ पे उसमें थोड़ा सा कुछ लगा है तो हम अल्ट्रासाउंड छोड़ेंगे। अल्ट्रासाउंड में एनर्जी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से जो कचरा या गंदगी चिपकी होती है पाइप्स वगैरह में, वो वाइब्रेट होने के कारण निकल जाती है। ठीक है। साथ ही साथ जो क्रैक्स लगे हैं मेटल्स वगैरह में, जो क्रैक्स है बहुत अंदर को हमें दिख नहीं रहा, तो हम अल्ट्रासाउंड छोड़ के पता करते हैं कि कहाँ कहाँ क्रैक्स है। जहाँ जहाँ क्रैक्स होते हैं अल्ट्रासाउंड वहाँ मूव कर जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि क्रैक्स कितना बड़ा है, कहाँ है और कितना गहरा है। तो अल्ट्रासाउंड में भी काम आता है, मशीन्स में भी काम आता है, मैकेनिकल में भी काम आता है। अल्ट्रासाउंड मेडिकल में भी काम आता है। जब अल्ट्रासाउंड को क्या कहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज, आपने कहा अल्ट्रासाउंड करवा लो, अल्ट्रासोनोग्राफी, आपकी बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है और वो अल्ट्रासाउंड टकरा के जब वापस आता है तो एक मैप बनाता है, बॉडी के ऑर्गन्स की इमेज बनाता है, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड प्रोसेस। ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट में बहुत बड़ा यूज है, इसका एप्लीकेशन है। सोनार की बात करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है, एक्चुअली स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ये कैपिटल्स में होना चाहिए। ठीक है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, या फिर साउंड नेविगेशन रेंजिंग भी बोल सकते हैं। सोनार, इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सी टू लोकेट द एनिमी सबमरीन्स एंड शिपरैक्स। सोनार एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस है, इसका उपयोग होता है पानी के अंदर सबमरीन्स के लिए, शिपरैकिंग के लिए। हमें पता चलता है कि समुद्र के गहरे में कितना बड़ा टाइटैनिक जहाज डूबा पड़ा है, खजाना कहाँ खड़ा है समुद्र के अंदर, ये भी सोनार से पता कर लीजिएगा। चलिए, हमने आपको अल्ट्रासाउंड बता दिया है, सोनार बताया। डॉपलर इफेक्ट्स देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है, ये भी साउंड से रिलेटेड है। पूछ लिया जाए डॉपलर इफेक्ट्स रिलेटेड टू विच, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड वेव्स। ऑब्वियसली साउंड एंड साउंड वेव्स से रिलेटेड है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। If there is a relative motion between source of sound and observer, the apparent frequency of sound heard by the observer is different from the actual frequency of sound emitted by the source. देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सोर्स हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। मैं बाइक चला के आपकी तरफ चिल्लाते हुए आ रहा हूँ या हॉर्न बजाते आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं साउंड गाड़ी का आपकी तरफ तो आ ही रहा है ना, लेकिन जो आप साउंड सुन रहे हो वो एक्चुअल साउंड नहीं है। ठीक है ना, वो एपरेंट साउंड है, वो एक सूडो साउंड है, वो कम ज़्यादा होता है। ये ही कम ज़्यादा, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है जो आप सुन रहे हैं, वो अलग होती है एक्चुअल से। ठीक है, यही इफेक्ट, यही डिफरेंस डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। डॉपलर इफेक्ट कई जगह यूज होता है। ठीक है, तो हम डॉपलर इफेक्ट के यूजेस भी देख लेते हैं। जैसे बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स, आप कहीं लगे नहीं रहते बैरिकेड्स वगैरह पे या ऊपर की तरफ को, कई बार स्पीड रिकग्निशन डिवाइसेस लगे रहते हैं, स्पीड ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे रहते हैं, पुलिस या आरटीओ वगैरह लगाते हैं ओवर स्पीडिंग व्हीकल के लिए। या पुलिस वाले ऐसे पकड़े रहते हैं एक डिवाइस, वो क्या, वो डॉपलर इफेक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। वो डिवाइस रिसीव कर रहा होता है आपकी स्पीड, आपके साउंड के इफेक्ट को, गाड़ी के साउंड को वो रिसीव कर रहा होता है, लेकिन उससे वो पता चल जाता है गाड़ी की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है, उससे उसको स्पीड पता चल जाती है। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। टू स्टडी द हार्ट बीट्स एंड ब्लड फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी में बॉडी की धड़कनें कितनी तेज है, सिस्टोल और डायस्टोल कितना धड़क रहा है, लब डब जो साउंड है ना वो कितना तेज कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके वर्टिया होता है, आर्टिया वर्टिया होता है, उसको मेजर करने में उसमें कितनी हार्ट बीट्स बन रही है आपकी, उसके लिए डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो साउंड से रिलेटेड है। ब्लड फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कितनी तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें भी डॉपलर इफेक्ट का ही यूज़ है, इस्तेमाल होता है पता करने के लिए। यूजेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट्स हमने आपको बता दिया। आगे का देखते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज एंड यूवी रेडिएशन हम देख लेते हैं क्या होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज एंड यूवी रेडिएशन, हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। ठीक है, उसमें आपको यूवी, अल्ट्रा वायलेट लाइट रहती है, इंफ्रारेड और विजिबल और एक्सरे के बीच में जो है वो अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, तो हमने आपको अल्ट्रा वायलेट बताया था। अब अल्ट्रा वायलेट के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं अल्ट्रा वायलेट पे पूछे जाते हैं, हम अल्ट्रा वायलेट को नहीं छोड़ सकते। आम दिनचर्या के लिए भी बहुत उपयोगी चीज़ है, एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होता है, तो क्वेश्चंस मोस्टली एवरीडे लाइफ के भी आ जाते हैं। यूवी रेडिएशन इज अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन एक्सरेज एंड विजिबल लाइट। पहले कहाँ पाई जाती है अगर पूछा जाए तो ऑब्वियसली एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच में पाई जाती है। आप पूरा स्पेक्ट्रम याद कर लीजिएगा, तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कौन सी रे किसके बीच में पाई जाती है, तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन एक्सरे एंड विजिबल लाइट के बीच में पाई जाती है। इधर विजिबल लाइट है, इधर यूवी लाइट है और इधर एक्सरे है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इस तरफ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन हेल्प्स टू स्किन प्रोड्यूस विटामिन D3 विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद कैल्शियम इन बोन एंड मसल हेल्थ। देखिए,
अल्ट्रावायलेट रेज ही विटामिन डी बनाने के काम आती है, जिसे हम विटामिन D3 कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो रिकेट्स जैसी बीमारी को रोकता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी हैविंग द डिसीज ऑफ क्रिएटिंग द डिसीज ऑफ रिकेट्स हड्डियों की कमजोरी वाली बीमारी बन जाती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैल्शियम के साथ बोन्स और मसल्स की हेल्थ के लिए। ये कैल्शियम के साथ होना ही चाहिए रिसेप्टर के फॉर्म में बोन्स और मसल्स के को हेल्दी बना के मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी होता है जो हमें कहीं से नहीं मिलता, हमें बाहर से ही मिलता है। हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती कभी भी, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, गोलियों के फॉर्म में, सॉफ्ट जेल के फॉर्म में या फिर सनलाइट के फॉर्म में। याद रखिएगा विच विटामिन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ, वो विटामिन डी है। चलिए जब बायो पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पर, अभी नहीं। कितनी तरह की यूवी रेडिएशंस होती है? UVA, UVB, UVC, 3 तरह की यूवी रेडिएशंस होती है। थ्री मेन टाइप्स प्रोड्यूसेस 3 मेन टाइप्स ऑफ यूवी रेडिएशन, UVA, UVB, UVC। मतलब ये अल्ट्रा वायलेट है। अब इसमें 3 होंगी, UVA, UVB एंड UVC। ऐसे होगी, A इस तरफ होगी, B इस तरफ होगी, C उस तरफ होगी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो C की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, A की कम होगी। मतलब C हाई एनर्जेटिक होती है, A कम एनर्जेटिक होती है, B नॉर्मल एनर्जेटिक होती है। तब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, अल्ट्रा वायलेट ए रेज हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। देखिए कितनी लंबी वेवलेंथ है, कितनी लंबी वेवलेंथ है, ठीक है। इसकी कितनी छोटी वेवलेंथ है ये। UVA have longest wavelength followed by UVB and UVC rays which have the shortest wavelength। UVC की सबसे कम वेवलेंथ होती है। आपके से पूछ रहे थे अल्ट्रावायलेट ABC में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट C की होती है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट C की होती है। हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट A की होती है। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट A की होती है। while UVA and UVB rays are transmitted through the atmosphere, all UVC ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के थ्रू निकल जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाती है। सारी 95% UV एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम तक पहुंच जाती है। 50% UV भी कट हो जाती है क्लाउड्स के कारण या ओजोन के कारण, और 99% UVC कट हो जाती है ओजोन लेयर के कारण। ओजोन लेयर के कारण एब्जॉर्ब हो जाती है, हम तक पहुंच नहीं पाती, ठीक है। ऑल UVC एंड सम UVB रेज आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ ओजोन लेयर। अर्थ की ओजोन लेयर कौन कौन सी रेज को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है? सबसे ज़्यादा UVC को एब्जॉर्ब करती है, फिर UVB को करती है। UVA को तो बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, सीधे निकल जाती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सीधे कट करते हुए आर पार करके हुए निकल जाती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द UV रेज यू कम इन कॉन्टैक्ट विद UVA। सबसे ज़्यादा UV रेज हम जिसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो अल्ट्रावायलेट A विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, साथ में UVB भी होती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, 10-15% अल्ट्रावायलेट B रेज हमें मिलती है जो स्किन कैंसर के लिए बहुत घातक होती है हमारी बॉडी में। अल्ट्रावायलेट A हमें टैनिंग कर देती है और ऊपर की स्किन को धीरे धीरे जलाती है। UVB तो फटाफट जला देगी, तो UVB तो नुकसानदायक है, इसलिए जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना वो UVB लगाते हैं। आपको मार्केट में जो सनस्क्रीन मिलती है ना, डब्बा उठा के देखिए, पैकेट उठा के देखिए, क्रीम उठा के देखिए, उसमें लिखा होता है UVB, उसमें UVC नहीं लिखा रहता। UVC तो हम तक पहुंचती नहीं है। UVA से कितना बचोगे? हम हमेशा UVA के बीच में ही रहते हैं, अल्ट्रावायलेट A लाइट्स के बीच में, कोई 95% अर्थ पर आती है, वो हम तक पहुंचती है, ठीक है। तो UVB बहुत कम अमाउंट में पहुंचती है, 10-15%, लेकिन वो बहुत इमीडिएट टैनिंग कर देती है, बॉडी को काला करने की कोशिश करती है, एजिंग करने देती है। स्किन कैंसर, एजिंग और टैनिंग UVB और UVA के कारण होती है। UVA धीरे धीरे असर करती है लेकिन UVB इमीडिएटली असर करने लगती है, ठीक है। हमने अल्ट्रावायलेट A, B, C सब तीनों चारों बता दिया आपको, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो अंत है, ख़त्म है। हमने आपको क्या पढ़ा दिया? हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा दिया, हमने आपको वेव्स पढ़ा दी, वेव्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया, हमने आपको साउंड्स पढ़ा दिया, हमने आपको इन्फीरियर साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स पढ़ा दिया, हमने आपको अल्ट्रा वायलेट पढ़ा दिया, UVs पढ़ा दी, एप्लीकेशंस पढ़ा दी, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा MCQ में प्री में। थैंक यू वेरी मच। एमपीडिया में जुड़े रहिए।